Hello dear students, welcome to the class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 कक्षा 11 फिजिक्स भौतिक विज्ञान के ऊपर। अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग चैप्टर 1 को कवर अप करते हुए आ रहे हैं और हम लोग रिसेंटली चैप्टर 2 के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका कि नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। आज की क्लास में हम लोग उस टॉपिक को डिस्कवर करेंगे जो कि हमने पिछली क्लास में छोड़ा था, जहां पर ठीक वहीं से करेंगे कंटिन्यू। अपनी पिछली क्लास में स्टूडेंट्स हमने सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर बात करी थी, यानी सार्थक अंकों के ऊपर बात करी थी। हमने ये देखा था जब कोई भी माप करी जाती है, कोई भी मेजरमेंट करा जाता है, तो उस मेजरमेंट को जो आंसर है, जो फाइनल रिजल्ट है, हम कुछ उचित अंकों में लिखते हैं। ठीक है, वो जो अंक हैं वही अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। उन अंकों में एक तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, यानी कि जो निश्चित मान है वो होता है, और उसके अलावा एक अनिश्चित मान भी होता है। एक ऐसा अंक होता है जो अनिश्चित मान को भी दर्शाता है। तो इन मानों से मिलकर के सार्थक अंक बना होता है। किसी संख्या में, किसी मापित राशि में कितने सार्थक अंक होंगे, इसका लेना देना सीधे सीधे इस बात से होता है कि वो किस इंस्ट्रूमेंट से, किस विधि द्वारा नापी गई है। ठीक है, अगर वो जिस विधि द्वारा नापी जाएगी उसके आधार पर उसके जो माप है, उसका जो मेजरमेंट है, उसमें सार्थक अंकों की संख्या डिसाइड की जाती है। आज की क्लास में कुछ सार्थक अंकों से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पिछली क्लास में जो नियम बताए थे आपको वो ध्यान में होंगे, तो एक बार रिवाइज करवा दिया जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद बात करेंगे राउंडिंग ऑफ, यानी कि राउंडिंग ऑफ यानी अप्रोक्सीमेशन, किस प्रकार से राउंडिंग ऑफ डिजिट्स किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे की बातों को समझने के लिए हम लोग चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, अपने पिछली क्लास में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे वो है सार्थक अंक। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर। अब पहले मैं एक बार फटाफट से ही नियम आपको बता देता हूं जल्दी से, और फिर उसके बाद इन पर मैं कुछ कुछ एग्जांपल आपको करवाने की कोशिश करूंगा। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि सभी जो गैर शून्य अंक जो होते हैं वो सार्थक होते हैं। सभी जो गैर शून्य अंक होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। शून्यतर अंक मतलब कि कौन कौन से अंक होते हैं? 1 से लेकर 9 तक वाले। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक वाले जो अंक होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना दो शून्यतर अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब है दो शून्यतर अंकों के बीच कोई भी शून्य होगा सार्थक अंक होगा। मतलब कि दो ऐसे नंबर 1 से 9 के बीच के कोई भी दो नंबर होंगे और उनके बीच में जितने भी जीरो होंगे सबको हम सार्थक अंक कहेंगे। यदि कोई संख्या 1 से छोटी है तो वे शून्य जो दशमलव के दाईं ओर पर प्रथम शून्यतर अंक के बाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं होते। इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए। यहाँ पर एक संख्या, एक से छोटी संख्या लिखी हुई है 0.002308। ये संख्या 1 से छोटी है, तो दशमलव के दाईं ओर पर प्रथम शून्यतर अंक के बाईं ओर, मतलब दशमलव के दाईं ओर ये वाले जीरोस की बात करी जा रही है, ये वाले इन दो जीरोस की, और शून्यतर अंक के बाईं ओर है, तो ये सार्थक अंक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग इन तीन जीरोस को सार्थक अंक नहीं लेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है के अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ऐसी संख्या है हमारे पास जिसमें दशमलव नहीं है, यानी कि जो कि नॉन डेसिमल डिजिट है, उसमें अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक होंगे। मतलब कि जो टर्मिनल और ट्रेडिंग जीरोस, जो लास्ट की आखिरी की तरफ जो अंतिम शून्य लिखे होंगे, जो जीरोस लिखे होंगे, उनको हम सार्थक अंक नहीं कहते। एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो के अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसमें कि डेसिमल हो, उसके ट्रेलिंग जीरोस, जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे, वो शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ और इनके थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से हम लोग सार्थक अंकों को डिफाइन करेंगे, और इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जिसमें कि हम सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। इस एग्जांपल में हम लोग बात करने वाले हैं 3.500। अब इस एग्जांपल में आप देखिए, ये एग्जांपल में आप कौन सा पॉइंट लगाएंगे, इस एग्जांपल में आप कौन सा नियम लगाएंगे, इस एग्जांपल में आप जो नियम लगाएंगे वो लगाएंगे एक संख्या जो 1 से बड़ी है, जिसमें दशमलव है,
ठीक है, कि अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब देखिए इस जो डिजिट है इसमें बीच में पॉइंट है 3.500, तो हम क्या बोलेंगे, जो लास्ट वाले जीरोज हैं, जो ये ट्रेलिंग जीरोज हैं, these zeros will be significant, मतलब कि हम इन्हें कंसीडर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। तो इस जो ये जो संख्या है बच्चों, ये जो 3.500 लिखा है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें 4 सार्थक अंक हैं। चार सार्थक अंक यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कोई भी संख्या है उसमें आपको सार्थक अंकों की संख्या को देखने के लिए कितने सार्थक अंक होंगे, इसका पता लगाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, जो नियम मैंने आपको लिखवाए उनका प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं 0.6900, 0.6900। तो 0.6900 में आप देखेंगे दशमलव के पहले वाला जीरो सार्थक अंक नहीं होगा, दशमलव के बाद वाले जीरोस जो होंगे ये सार्थक अंक होंगे। तो 6 और 9 तो सार्थक अंक होंगे क्योंकि ये जीरो नहीं है। जो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये संख्याएं मैंने क्या बताया आपको, ये कौन से हैं? शून्येतर अंक। इनको हम क्या कहते हैं? शून्येतर अंक। शून्येतर अंक मतलब नॉन जीरो डिजिट्स। शून्येतर अंक मतलब नॉन जीरो डिजिट्स। तो नॉन जीरो डिजिट्स जो होंगी वो क्या होंगी? सार्थक कहलाती हैं। तो यहाँ पर 6 और 9 तो सार्थक होंगे, साथ में 0 भी सार्थक होंगे। तो कितने सार्थक अंक हैं? 4 सार्थक अंक। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सॉरी, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक वैल्यू है 123 मीटर और इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये हो जाएगी 12,300 सेंटीमीटर, है ना। और उसके बाद मैं इसे अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, 1,23,000 मिलीमीटर। राशि एक ही है, ठीक है, 123 मीटर। ठीक, अब देखिए आप कि इन सभी केसेस में यहाँ पर कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1, 2, 3 तीनों के तीनों क्या है? शून्येतर अंक हैं। और शून्येतर अंक क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर? 3। उसके बाद 1, 2, 3, 0, 0। तो यहाँ पर आप देखिए जो लास्ट के 2 जीरोज हैं, हमने क्या कहा था? जो लास्ट के 2 जीरो हैं जिसमें ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, यहाँ देखिए नियम देखिए, ऐसी संख्या ये वाला पॉइंट देखिए, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है कि अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो मतलब इसमें क्या है? इसमें दशमलव नहीं है तो ये लास्ट वाले जो जीरोस हैं ये सार्थक अंक नहीं होंगे। मतलब इसमें भी कितने सार्थक अंक हैं? इसमें भी 3 ही सार्थक अंक हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद लास्ट वाला देखो, तो इसमें भी दशमलव नहीं है, तो इसमें भी जो राइट साइड के 3 जीरोस दिख रहे हैं ये भी हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। तो कितने सार्थक हो गए? 1, 2, 3। तो हमारे पास कितने सार्थक अंक है? 3 सार्थक अंक। आई होप इन उदाहरणों से आप समझ पा रहे होंगे, इन उदाहरणों से आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि हम सार्थक अंकों को कैलकुलेट करते टाइम, सार्थक अंकों को निकालते टाइम हम ये पता लगा सकें कि किस प्रकार से किसी संख्या में उपस्थित सार्थक अंकों को निर्धारण करने के लिए हमारे पास क्या नियम होते हैं। आपको जो है स्टूडेंट्स इन नियमों को फॉलो करना है। इन नियमों को फॉलो करने के बाद ही आप ये बता पाएंगे कि किसी जो राशि है जिसको हमने मापित करा हुआ है, जिसका वैल्यू हमने मेजर करी हुई है, वो कितनी ज्यादा सही है। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं, दैट इज राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, इसको आप लिखिए मतलब कि अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन से क्या समझते हैं आप? देखिए बच्चों, जब हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई मापन कर रहे हैं, तो उस मापन में हमको कुछ
कुछ ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज करने होंगे, कुछ गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करना होगा, है ना। ये जैसे जोड़, घटाना, भाग, गुणा। अब जब हम ये संक्रियाएं करेंगे तो हो सकता है जो हमारा उत्तर आए उसमें कोई दशमलव के बाद काफी सारे डिजिट्स आ जाएं। सपोज ऐसे आंसर आया हमारा 5.3925881, तो ये आंसर किस कारण आया? इन संक्रियाओं के कारण। अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि किसी भी मापित मान में क्या होते हैं? कुछ सार्थक अंक होते हैं। मतलब कि जैसे सपोज मैं ये बोलूं कि सार्थक अंक इसमें मुझे 3 ही लेने हैं, इस आंसर में मुझे 5.3925881 में मुझे ये 3 सार्थक अंक चाहिए, इनको मुझे छोड़ना है। तो इनको हम कैसे छोड़ते हैं, इनको हम कैसे हटाते हैं? इसको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, इनको हम बोलते हैं अनिश्चित अंकों का पूर्णांक। तो ये जो अंक हैं ये हमारे लिए सार्थक नहीं है, हमको इनको हटाना है। लेकिन हम इनको ऐसे ही नहीं हटा सकते, इनके लिए हम कुछ नियमों का प्रयोग करेंगे, कुछ नियमों को यूज करेंगे, कुछ लॉस को फॉलो करेंगे, उनको हम राउंडिंग ऑफ डिजिट्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो हेडिंग डाल दीजिए आज की, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। ओके, चलिए सबसे पहले, उससे पहले हम लोग एक पॉइंट जो जिसके बारे में मैं अभी डिस्कशन कर रहा था, ये टॉपिक हमारा डियर स्टूडेंट छूट गया था। थोड़ा 2 नियम है, 2 नियम को जल्दी से समझ लेते हैं। 2 नियम है, पहला है पहला है संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। मतलब कि जो हमारा आंसर आएगा, सपोज हमने 2 संख्याओं की गुणा करी ए और बी की, और जो हमारा आंसर आया उस आंसर में हम कितने सार्थक अंक लेंगे? तो उस आंसर में हम, इसमें सपोज 2 सार्थक अंक हैं, ए राशि में सपोज 2 सार्थक अंक थे और बी राशि में सपोज 3 सार्थक अंक थे। तो हम क्या करेंगे? आंसर में हम 2 सार्थक अंक रखेंगे। जो कम सार्थक अंक होंगे मूल राशियों में, जिसमें कम सार्थक अंक होंगे जिस राशि में, उसके बराबर सार्थक अंक हम अपने उत्तर में रखेंगे। ठीक हो गया? पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए कि संख्याओं के संकलन अथवा व्यवकलन, संकलन मतलब जोड़ना, व्यवकलन मतलब अंतर, से प्राप्त अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने की संकलित या व्यवकलित की जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम है। मतलब कि जब हम संकलन करेंगे या व्यवकलन करेंगे, तो सपोज दशमलव संख्याओं का हम संकलन कर रहे हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको। सपोज हम ऐसे संकलन कर रहे हैं सपोज हम 3 राशियों का संकलन कर रहे हैं। तीन जो हमारे पास परिणाम आए हैं वो है 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम और 0.301 ग्राम। सपोज मुझे इनका क्या करना है? इनका संकलन करना है, मतलब इनका योग करना है। तो योग आप कैसे करते हैं? 436.32 ग्राम, इस प्रकार से लिखेंगे ना आप, 227.2 ग्राम और 0.301 ग्राम। तो इस प्रकार से लिखेंगे आप राशियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, अब जहां पर वैल्यूज नहीं है, दशमलव के बाद सारी प्लेसेस हम बराबर करते हैं, है ना। दशमलव के बाद सारी स्थान हम बराबर करते हैं। तो ग्राम ग्राम ग्राम। अब जब इनको जोड़ा जाएगा तो क्या आंसर आएगा? 0। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा पॉइंट, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 4 to 6। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने की संकलित या व्यवकलित की जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम है। तो संकलित हमने किनका करा था? इसका, इसका और इसका। तो दशमलव के बाद कितने हैं? यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 संख्या है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 संख्या है। तो मैं अपने आंसर में कितने दशमलव के बाद कितनी संख्या रखूंगा? 1 संख्या। सबसे कम किसमें? 1। तो मुझे दशमलव के बाद सिर्फ 1 संख्या रखनी है, मतलब आंसर सिर्फ इतना होना चाहिए। इन दोनों को हटा देंगे हम। तो इन दोनों को कैसे हटाएंगे? ऐसे ही नहीं हटा देंगे, अपनी मर्जी से नहीं हटा देंगे। इसके लिए हम लोग पूर्णांकन सीखेंगे, राउंडिंग ऑफ सीखेंगे। समझ में आई बात? तो ये सारे काम हमको करने होते हैं।
अब जब हमने देखा कि हमने सार्थक अंक भी पता लगा लिए कि भाई कितने अंक सार्थक आंसर में हमारे कितने अंक, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा आप याद रख रहे हैं? हमने देखा मापन, मापन किस प्रकार से करते हैं। तो मापन में हमने देखा कि जब हम लोग मैनुअली, जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल तौर पे किसी चीज को मेजर करते हैं, जब हम किसी चीज का किसी मान किसी भौतिक राशि को मापित करते हैं, किसी भौतिक राशि का मेजरमेंट करते हैं, तो वहां पर त्रुटि होती है जिसको हम एरर कहते हैं, और ये त्रुटि जो है ये होनी लाजमी है। अब इन त्रुटियों से निजात पाने के लिए हमने देखा था त्रुटियों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो अगर त्रुटियां संयोजित हो जाती हैं तो हम उनका निर्धारण किस प्रकार से करेंगे ये भी हम पता लगा सकते हैं। अब हमने कहा कि मापन के बाद जो हमारा आंसर आएगा, अब त्रुटि हमको पता लग गई कि हमारे जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें कितनी एरर आ सकती है। जब हमको फाइनल आंसर अपना मिल गया तो उसमें हमको कुछ निश्चित अंक ही रखने होते हैं जिनको हम सार्थक अंक कहते हैं। तो बाकी अंकों को हमको हटाना पड़ेगा। उसको कैसे हटाएंगे, उसको हम राउंडिंग ऑफ में पढ़ेंगे, यानी पूर्णांकन में पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो चलिए अब हम लोग समझते हैं राउंडिंग ऑफ को, पूर्णांकन के ऊपर चलते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, पहले वाले का एग्जांपल भी दे दें, पहले वाले पार्ट का एग्जांपल भी एक दे देते हैं। संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की मूल संख्या में हो। ठीक है, तो जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या। तो मैं सपोज हमारे पास जो दिया हुआ है, हमने जो परिणाम प्राप्त करे, हमारे जो परिणाम है, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। हमने एक वस्तु का द्रव्यमान हमने फाइंड आउट करा, मास को फाइंड आउट करा, और ये आया हमारे पास 4.237 ग्राम। ठीक है, और हमने उसी वस्तु का आयतन भी नोट डाउन करा, यानी V भी नोट डाउन करा, वॉल्यूम तो ये आया 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो मात्रकों की आपको पद्धति बताई गई है, CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति, SI पद्धति, ठीक है, आपको मात्रकों को चेक करना किसी एक ही पद्धति में होने चाहिए। यहाँ पर ग्राम में है और सेंटीमीटर में है, तो ग्राम सेंटीमीटर मतलब CGS पद्धति को फॉलो कर रहा है। मुझे अभी मात्रकों को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा जो आंसर आएगा उसका जो मात्रक होगा वो CGS पद्धति का होगा, इतना मुझे पता लग गया। ये छोटी छोटी चीजें बच्चों आपको क्वेश्चन करना आता है, लेकिन आप इनके ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका आंसर कई बार आप क्वेश्चन करते जाएंगे वो गलत ही आता जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम अपने दिमाग में रखिए। अब घनत्व हम निकाल रहे हैं, द्रव्यमान और आयतन से क्या निकालते हैं, कौन सी राशि बनती है, घनत्व डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमारे पास फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान कितना है 4.237 और आयतन कितना है 2.51। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने जो आंसर लिखा उसके बाद कितने अंक लिखे, दशमलव के बाद कितने अंक लिखे, सिर्फ 2 अंक। ऐसा तो नहीं ना कि जब आप इसे डिवाइड कर रहे होंगे तो इतना ही आंसर आ रहा होगा, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 1.69 के बाद भी कुछ अंक आएंगे, लेकिन हमने सिर्फ इसमें 3 सार्थक अंक रखे। कितने सार्थक अंक है इसमें, 3 सार्थक अंक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों, क्योंकि हमने किन किन राशियों को कैलकुलेट किया है, यहाँ पर हमने किन किन राशियों का यहाँ पर भाग किया है, वो इस राशि का और इस राशि का। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहे हैं और इसमें मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहे हैं, 3 सार्थक अंक। तो कम सार्थक अंक किसमें, इसमें कितने, 3। तो आंसर में भी हमारे कितने होने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये था हमारा रूल नंबर 1। आई बात समझ में? ऐसे ही जब हम गुणा कर रहे होंगे तब भी हमको सेम काम करना है। ठीक है, तब भी हमको सेम काम करना है। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। अगर हम लोग कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर हम अंकीय संक्रियाएं कर रहे हैं, अंकीय संक्रियाएं मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जब आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस को फॉलो कर रहे हो बच्चों, तब आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। तो आपको अभी क्या करना है, अभी मैं सिर्फ आपको रूल्स लिखवा रहा हूँ। अब इसके बाद आपको एक्सरसाइज करवाई जाएंगी काफी सारी, है ना, काफी सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो जब आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे तो तब आपको इन रूल्स को जो है ध्यान में रखना है, इन रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन यानी राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग पुट कर दीजिए बच्चों, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन यानी राउंडिंग
ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन आप किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए, जरा ध्यान से देखिए। सॉरी, इसके लिए हमारे पास कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को वन बाय वन मैं यहाँ पर नोट डाउन करता जा रहा हूँ। ठीक है, पहले हम नियम लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इस पर आगे क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहले फटाफट से सारे नियम हम लिख लेते हैं। पहला नियम, यदि जिस राशि का हम पूर्णांकन कर रहे हैं, पहला नियम जो है, यदि जिस राशि का हम पूर्णांकन कर रहे हैं वह 5 है, वह 5 से अधिक है, यदि संख्या या अंक कह लीजिए इसको, ठीक है, अंक 5 से अधिक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसकी बहुत लंबी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आपको बस बात पता होनी चाहिए। ये एग्जाम में नियम नहीं पूछे जाते, ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान होना चाहिए कि क्या करना है। यदि अंक 5 से अधिक है, जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, जिस अंक को हम हटा रहे हैं, यदि वो 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में, पूर्ववर्ती मतलब उससे पहले वाले अंक में, पूर्ववर्ती अंक में 1 की वृद्धि कर दी जाती है। यदि अंक 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में 1 की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, तो अगर सपोज जिस अंक को हम हटा रहे हैं वो 5 से बड़ा है, मतलब 6, 7, 8 या 9 है, तो हम क्या कर देंगे, उससे पहले वाले संख्या में एक अंक की, उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखिए, यदि अंक 5 से कम है तो पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज्ड। कैसा रहेगा? अनचेंज्ड, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। थर्ड, देखो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, मैं इसको सिर्फ हिंदी में लिख रहा हूं और आपको समझाते जा रहा हूं। इसको आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये बस आपको उससे मतलब है, क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। इन नियमों को आप अपने हिसाब से रख लीजिए। तो जो अंक हम हटा रहे हैं वो 5 से अधिक है तो क्या करेंगे, 5 से कम है तो क्या करेंगे। अब यदि वो 5 है, यदि अंक 5 है, यदि अंक 5 है एवं पूर्ववर्ती अंक सम है। सम किसको कहते हैं? सम मतलब 2, 4, 6, 8 और 0। ठीक है, यदि अंक पूर्ववर्ती अंक सम है तो पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रहता है। पूर्ववर्ती अंक कैसा रहता है? अपरिवर्तित, यानी अनचेंज। और फोर्थ पॉइंट है, यदि अंक दोबारा से 5 है लेकिन पहले वाला अंक, पूर्ववर्ती अंक एवं पूर्ववर्ती अंक विषम है। विषम 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 है। यदि अंक 5 है और पूर्ववर्ती अंक विषम है तो पूर्ववर्ती अंक में
एक की वृद्धि कर दी जाती है। तो ये नियम है हमारे पास, अगर 5 होगा तो क्या होगा, ठीक है, और अगर 5 होगा और पहले वाला अंक सम होगा तो क्या होगा, पहले वाला अंक विषम होगा तो क्या होगा, ठीक है। और इसके बाद आप एक ध्यान रखिए, अगर कोई हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नंबर आ जाए जिसमें कि हम राउंड ऑफ कर रहे हैं और उसमें हमको काफी जटिलता देखने को मिल रही है, काफी कॉम्प्लेक्शन देखने को मिल रही है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लोग सार्थक अंक से एक अंक अधिक छोड़ देंगे, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, सार्थक अंक से एक अधिक अंक छोड़ देंगे। तो ये था हमारे पास पूर्णांकन, ये था हमारे पास राउंडिंग ऑफ। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं और उसमें देखते हैं सार्थक अंकों को भी और राउंडिंग ऑफ को भी। फटाफट से इन क्वेश्चंस में सार्थक अंक बताइए, कितने सार्थक अंक होंगे, ये क्वेश्चंस आप नोट डाउन कीजिए, इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला नंबर, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 4, क्योंकि 1 2 3 ये तो सार्थक अंक है ही, 0 किसके बीच में, 4 और 9 के बीच में। तो कौन सा नियम है, अगर शून्येतर अंकों के बीच में शून्य है तो वो सार्थक होगा, मतलब ये भी सार्थक अंक कहलाएगा। तो कितने हो गए, 4। ऐसे ही देखो, ये 2 शून्येतर अंक हैं, ठीक है, इनके बीच में 2 0 हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे, सार्थक अंक, मतलब ये कितने हो गए, 4 सार्थक अंक। उसके बाद देखिए दशमलव के, उसके बाद क्या नियम है हमारे पास, यदि कोई दशमलव वाली राशि है, ठीक है, और दशमलव के बाद यदि कोई राशि में क्या है हमारे पास, दशमलव है, तो दशमलव के बाद दशमलव के जो अनुगामी शून्य हैं वो क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे, मतलब ये वाले जो 2 0 होंगे ये भी क्या होंगे, सार्थक अंक। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, 3। इसमें क्या बताया था, दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर, किंतु जो शून्य प्रथम शून्यतर अंक है उसके बाईं ओर के जो शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं होते, मतलब कितने सार्थक अंक, 3 सार्थक अंक। ठीक हो गया, आई बात समझ में। तो आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से क्वेश्चनों को करना है और इस प्रकार से जो नियम हमने अप्लाई करे हैं उनको आपको देखना है, इसी प्रकार से सेम टू सेम अप्लाई करना है। खुद से आप काफी सारे क्वेश्चन, काफी सारे जो आपकी बुक में जो संख्याएं लिखी होती हैं आप उनसे भी एग्जाम्पल बना सकते हो और खुद से कर सकते हो, ठीक है। अभी आपके आज के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप 7.203 मीटर है, उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, हमको क्या निकालना है, सॉल्यूशन में लिखेंगे, हमको निकालना है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपको याद होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा था, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम आपको याद दिला देते हैं। घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 गुणा भुजा की घात 2 होता है, यानी 6a² होता है, ठीक है। और इसके बाद घन का आयतन हमें निकालना है। तो घन का जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम, घन का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो उसके घन की जो सारी भुजाएं हैं बराबर होती हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक ही जैसी होती हैं, तो इसको हम भुजा का क्यूब बोल लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर मान निकालेंगे, मैं टोटल सरफेस एरिया का मान निकाल रहा हूँ, 6 गुणा भुजा कितनी दी हुई है हमारे पास, किसी प्रत्येक भुजा की माप जो है 7.203 मीटर है। तो यहाँ लिख लेंगे भुजा बराबर 7.203 मीटर, 7.203 मीटर, ठीक है। तो भुजा का स्क्वायर मतलब 7.203 भुजा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब आप 7.203 का स्क्वायर करेंगे और उसे 6 से गुणा करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसकी कैलकुलेशंस आप कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये आएगा 311.299254। अब हमारा आंसर आ गया है इतना।
इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये हमारा आंसर आया है किसका? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का। अब हमारे पास क्या नियम है, इसमें कितने अंक हैं, इसमें कितने सार्थक अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सार्थक अंक है। इसमें कितने हैं? आंसर में हमारे 9 सार्थक अंक हैं। होने कितने चाहिए? जितने की हमारे जिस राशि की हमने गुणा करी है उसमें कितने सार्थक अंक थे, तो इस राशि की हमने गुणा करी है, इसमें कितने सार्थक हैं? 1 2 3 4, मतलब हमको 5 जो अंक हैं लास्ट के उनको हटाना पड़ेगा, उनका पूर्णांकन करना पड़ेगा। तो 5 जो अंक हैं उनका पूर्णांकन कैसे करेंगे हम? उसको आप यहाँ पर लिखिए 311.299 और 254, ठीक है। अब इसमें से हमको किसका पूर्णांकन करना है? हमको लास्ट में से कितने अंक हटाने हैं? 5 अंक हटाने हैं। हमको इसमें कितने अंक छोड़ने हैं? सिर्फ 4 अंक। तो ये 3 तो अंक रहेंगे ही, ठीक है। सार्थक जो अनिश्चित अंक कौन से होंगे? ये दशमलव के बाद के अंक। तो मतलब ये रखना है, ये 4 रखने और ये सारे हटाने हैं। तो हमको ये अंक हटाना है, ठीक है। ये अंक कितना है? 5 से बड़ा। ये अंक कितना है? 9 है। 5 से बड़ा, 5 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? पूर्ववर्ती अंक में हम क्या कर देते हैं? नियम देखिए, यदि अंक 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में 1 की वृद्धि कर दी जाती है। तो पूर्ववर्ती अंक कितना है? 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 311.1 की वृद्धि इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग आंसर लिखेंगे। अब इसके बाद में जो सेकंड पार्ट है आयतन, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूं। कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि घन का आयतन किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे उचित सार्थक अंकों तक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा सार्थक अंकों पे ऊपर अंकीय संक्रियाएं यानी अरिथमेटिक ऑपरेशंस किस प्रकार से होंगे और उसके कुछ क्वेश्चन भी करें, और हमने राउंडिंग ऑफ डिजिट यानी अंकों का पूर्णांकन भी देखा। तो और उस पर आधारित हमने क्वेश्चन करे। अगली क्लास में और क्वेश्चन करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं जो आपको होमवर्क दिया है वो आप अभी करेंगे। इसके बाद जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग आगे की बातों को सीखेंगे। ठीक वहीं से करेंगे कंटिन्यू जहां पर हमने आज की क्लास को छोड़ा है। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो जो बातें आपको बताई गई है वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आज की क्लास को आपने काफी एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।